इस वीडियो में हम समझेंगे रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पोएम है, ध्यान से सुनते जाना। A little house, a little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for some city money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. अब क्या मतलब इन लाइंस का, ध्यान से समझते जाना बेटा। अ लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर, उसने एक नया शेड डाला। शेड डाला समझते हैं आप, उन्होंने अपना ऐसे टिन का शेड या प्लास्टिक का शेड खिड़की के बाहर लगाया। क्यों? अच्छा, ये घर कहाँ पे था? ये एज ऑफ रोड पे था, यानी एक सड़क के किनारे था, ऐसी सड़क जिस पे खूब सारा ट्रैफिक जाता था। तो इस घर ने एक छोटा सा शेड जो है वो डाला है खिड़की के बाहर, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली है। उस दुकान को पोएट कहते हैं अ रोड साइड स्टैंड, क्योंकि वो एक रोड साइड पे लगा हुआ स्टैंड है। ठीक है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। और ये रोड साइड स्टैंड जो है ये बहुत ज़्यादा पैथेटिकली का मतलब क्या होता है? इस तरीके से कि आपको उस पर दया आ जाए। ठीक है, मर्सीफुली, आप मर्सीफुल हो जाए, है ना। और प्लेड जो है, प्लेड बेटा कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लीड। प्लेड कम्स फ्रॉम द वर्ड प्लीड। ओके, प्लीड। प्लीड किस चीज का वर्ड है? प्लीज जैसा। प्लीज कहते हुए आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट से निकला प्लीज, और प्लीज का होता है प्लीड। प्लीड का पास्ट होता है प्लेड। यानी ये रोड साइड स्टैंड जो है ये बहुत ज्यादा दया याचना कर रहा था, ये रिक्वेस्ट कर रहा था। किस चीज का रिक्वेस्ट कर रहा था? इट वुड नॉट बी फेयर दैट इट वॉज प्रेइंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। ये बिल्कुल भी फेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा कि आप सोचो कि ये जो दुकान है ये सिर्फ ब्रेड के लिए दया याचना कर रहा है। ब्रेड का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्रेड का मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्रेड नहीं है, इसको आप कहेंगे सर्वाइवल। जैसे हिंदुस्तान में सर्वाइवल को रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है, रोटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। काम करने वाला व्यक्ति कहता है कि हम तो भैया 2 जून की रोटी के लिए काम कर रहे हैं। Here, bread means that roti means survival. So it would not be fair that you say कि इस आदमी ने अपनी दुकान जो है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए खोली है, कि उसका एकमात्र सपना है कि वो खाना खा सके, कि वो खाना कमा सके। नहीं, उसके उससे थोड़े बड़े सपने हैं। वो थोड़ा सा मनी महसूस करना चाहता है, थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता है। कैसा कैश कमाना चाहता है? जिसका फ्लो, यानी जो कैश सर्कुलेशन में रहता है, कहाँ पे? शहरों में। जिसका फ्लो जो है वो शहरों के फ्लावर्स को भी विदरिंग फेंट यानी मुरझाने से बचाता है। विदरिंग का मतलब हम क्या सोचेंगे बेटा? मुरझाना। फूलों का मुरझाना विदरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे पोएट बेसिकली क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि इस व्यक्ति जिसने दुकान डाली है वो सर्वाइवल के लिए दुकान डाल के नहीं बैठा है, बल्कि वो उतना पैसा कमाना चाहता है जितना पैसा शहरों में होता है। ये दुकान जो है ये एक रूरल एरिया में है, शहर से बाहर हाईवे के करीब किसी सड़क के किनारे छोटी सी एक गुमटी है, छोटी सी एक दुकान है। और इस व्यक्ति ने भी जब दुकान डाली तो उसका सपना सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, वो पैसा कमाना चाहता है उस किस्म का जैसा उसको पता है शहरों में बहता है, जिससे शहरों के फूलों तक को मुरझाने से रोका जाता है। इसका मतलब शहरों में, इन सिटीज यू विल फाइंड मनी सो इन सच क्वांटिटी, so much money is there that even the decorations are taken care of. यहाँ पे फ्लावर का मतलब क्या क्या हुआ? यहाँ पे फ्लावर का मतलब हुआ डेकोरेशंस। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर का मतलब हुआ लग्जरीज, यानी बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो पोएट का ये कहना है कि ये व्यक्ति सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहता, ये एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है, जो कि आप भी अगर आज एक छोटा सा बिजनेस शुरू करोगे तो आपका सपना ये नहीं होगा कि आप रात को खाना खा सको, आपका सपना होगा कि आप कुछ बेहतर कर सको, अपनी लाइफ को बेहतर बना सको, है ना, कार ले सको, बड़ा घर ले सको। तो इसी तरीके से रोड साइड स्टैंड वाले का भी यही सपना है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। यहाँ पे पॉलिश्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे पॉलिश्ड का मतलब है रिच। ठीक है, चमचमाती गाड़ियां, दे पास्ड विद अ माइंड अहेड। उनके पास टाइम नहीं, उनका दिमाग अपनी डेस्टिनेशन पे लगा हुआ है, उनके पास टाइम नहीं है इस दुकान को देखने का। और इवन ऑफ और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और अगर
कभी वो एक लम्हे के लिए फॉर अ मोमेंट वो रुक भी जाएं, ठीक है, रुक जाएं सड़क के किनारे, तो वो दुकान को देख के खुश नहीं होते, वो दुकान को देख के अनॉयड हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है अनॉयड हो जाना, परेशान हो जाना, पजल्ड हो जाना। वो दुकान को देख के सोचते कि ये दुकान यहाँ क्या कर रही है। अब पोएट ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो दुकान है ये बड़ी बेकार सी दिखती है, भद्दी दिखती है। इट इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज विजुअली अपीलिंग एज यू माइट इमेजिन। ये एक छोटी सी गुमटी है, छोटी सी दुकान है। देखो आगे पोएट क्या लिखते हैं, एट हैविंग द लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या है? सीनरी। भाई आप देखो, आप इमेजिन करो, आप हाईवे से गुजर रहे हो, हाईवे के आसपास अक्सर क्या होते हैं? बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं। तो पोएट जो है वो ये कह रहा है कि इतनी सुंदर सीनरी में ये गंदी सी दुकान, मार्ड का मतलब होता है स्टेन्ड। क्या मतलब होता है? स्टेन्ड, दाग लग जाना। तो ऐसा लगता है जैसे इतनी सुंदर सीनरी पे किसी ने दाग लगा दिया हो। कैसे दाग लगा दिया हो? ये गंदी सी दुकान खोल के। विद द आर्टलेस पेंट, इस दुकान के ऊपर जो पेंट किया गया है वो बहुत ही आर्टलेसली, बेकार तरीके से किया गया। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी आर्टिस्ट ने पेंट किया है। अगली रूप में पेंट किया गया। इट इज अ वेरी अगली पेंट ऑन दैट शॉप। और वो पेंट किस चीज का है? ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। कई बार दुकानों पे हाईवे के आसपास डायरेक्शंस पेंट कर दिए जाते थे। आई गेस ये उस जमाने की बात है जब डायरेक्शंस दिखाने के लिए दूसरे तरीके नहीं थे, तो जो भी छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे उनके ऊपर रास्ते पेंट कर दिए जाते होंगे। अब जिसने भी इस दुकान के ऊपर एन यानी नॉर्थ और एस यानी साउथ पेंट किया है, उसने बहुत अच्छा काम नहीं किया। उसने बहुत सोच समझ के पेंटिंग नहीं की। उसने भी पेंटिंग कैसे कर दी? आर्टलेस तरीके से। और वो भी कैसे कर दी? एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। यानी जो पेंट करने वाला था वो शायद थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा रहा होगा, तो उसने क्या किया? एस ऐसे पेंट करने के बजाय, देखो एन ऐसे पेंट करने के बजाय बेचारे ने ऐसा उल्टा पेंट कर दिया। जो उल्टा हो नहीं रहा है, रुको, ऐसा पेंट कर दिया, ठीक है। और एस के साथ भी उसने ऐसा ही किया। एस सीधा पेंट नहीं कर पाया तो उसने एस को ऐसा पेंट कर दिया, ठीक है। तो एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग करके उस व्यक्ति ने बड़ा ही गंदा सा काम किया है, जिसको देख के जो कार वाले वो बड़े नाराज होते, कितना गंदा काम किया गया है, ठीक है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और ये दुकान जो है ये लकड़ी के कटोरों में वाइल्ड बेरीज और क्या बेचता है? क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वॉट्स। ये जो फ्रूट है बेटा, वाइल्ड बेरीज और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, चलो हम लोग जरा गूगल पे सर्च करके तुमको दिखाता हूं मैं कि गोल्डन स्क्वाश कैसा होता है। गोल्डन स्क्वाश देखो, ठीक है। अब ये गोल्डन स्क्वाश है। अब तुम इसके ऊपर इमेजिन करो सिल्वर वॉट्स। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसको सर्च करेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम, ये ऐसे गंदे दागदार फल, ठीक है, इन ऐसे दाने पिंपल्स निकले हुए इनके ऊपर, ठीक है। तो ये सिल्वर वॉट्स लगे गोल्डन स्क्वाश है। और वो भी कैसा है? क्रूक नेक क्रूक नेकेड है। ये देख रहे हो तुम? ये देख रहे हो? ये फल कमजोर हो गया है। इसकी गर्दन क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी गर्दन को कहा जाता है क्रूक नेकेड। क्या कहा जाता है? क्रूक नेकेड। क्रूक का मतलब होता है टेढ़ा और नेक मतलब गर्दन, तो टेढ़ी गर्दन वाले, टेढ़ी गर्दन वाले, ठीक है। समझ में आया? लिख के नहीं दूंगा, कल को तुम पीडीएफ मांगोगे तो बोलोगे ये क्या लिखा है, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो फल है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या क्या बेचता है वो, ये हमको याद रखना ज़रूरी है। हालांकि एग्जाम में कई बार बच्चे सिर्फ इतना ही लिख के आ जाए ना कि पुअर क्वालिटी फ्रूट बेचता है, तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना याद रख लो, दो ही तो चीज़ें याद रखनी, वाइल्ड बेरीज एंड क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, 4 बार लिखोगे याद हो जाता है। इसको देख के भी कार वाला जो है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका मन खराब हो जाता है। बोलता है कितनी बकवास चीजें बेच रहा है, एक तो इसकी दुकान इतनी गंदी और ऊपर से इतने गंदे फल बेच रहा है ये। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। अब देखो इस लाइन से क्या मतलब है, पोएट का इस लाइन से कहने का ये मतलब है कि देखो ये जो ब्यूटी है, ये पूरा माउंटेन सीन क्या था? बहुत ही ब्यूटीफुल था। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदरता काम कर रही है, वो सब कुछ पेंट करती जा रही। और यहाँ पे आके क्या किया ब्यूटी ने? यहाँ आके ब्यूटी ने रेस्ट ले लिया। देखो जैसे कई बार कॉमेडी मूवीज में नहीं होता, एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ जबरदस्ती के जोक्स मारता रहता है, उसको क्या कहा जाता है पता है? उसको कहा जाता है कॉमिक रिलीफ। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, उसको कहा जाता है कॉमिक रिलीफ।
बहुत ही टेंशन वाली पोएम वाली मूवी चल रही होगी, बीच में एक फालतू सा कैरेक्टर आके फालतू सी एक कॉमेडी की बात करेगा, उसको कहा जाता है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ का क्या मतलब होता है कि अभी तक तो हमने ऑडियंस को बहुत डरा दिया, डर भूत जो है बहुत काम कर रहा है, अब उस भूत को भी रेस्ट देते हैं, ऑडियंस को भी रेस्ट देते हैं, तो एक कॉमिक रिलीफ वो आके आराम देने आता है। उसी तरीके से पोएट को क्या लग रहा है कि यहाँ पे ब्यूटी ने क्या कर लिया है, रेस्ट कर लिया है, इतनी गंदी सी दुकान है, यानी ब्यूटी ने इसमें बिल्कुल भी काम नहीं किया है। फिर आगे पोएट जो है वो गुस्से में बोलते हैं, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब बेटा यहाँ पे दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोएम को मैं इसलिए बोलता हूँ ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी इसलिए क्योंकि ये पोएम इस बारे में नहीं है कि आप इस दुकान से कुछ खरीदो ही खरीदो। ये पोएम बहुत ही कॉम्प्लेक्स थॉट को डील करती है, ठीक है। आप 12th स्टैंडर्ड में, वो आपसे बहुत आसान चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वो आपसे क्या चाहते हैं, आप इस बात को समझो। पोएट को फिलहाल इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन वो इस दुकान से कुछ भी खरीदते नहीं है। लेकिन क्या ये लॉजिकल बात है? क्या आपके पास पैसा है तो आप किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद लोगे सिर्फ उस व्यक्ति को खुश करने के लिए? हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो किसी दुकान में जाएंगे, सामान खुलवाएंगे, अब क्योंकि सामान पसंद नहीं आ रहा है लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति ने इतना सारा सामान खोला है तो लोगों को लगता है यार इसने इतनी मेहनत की, चलो इससे कुछ खरीद तो लें। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है, वो कहीं दुकान जाते हैं, उनको देखते हैं यहाँ कोई ग्राहक नहीं है तो उनको इतना बुरा लगता है कि वो कुछ खरीद ही लेते। लेकिन आप हर किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इन दीज टू लाइन्स पोएट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। पोएट बोलता है कि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, अगर आप अच्छे होगे तो आप खरीदोगे, लेकिन इफ यू वांट टू बी मीन, मीन का मतलब क्या है? सेल्फिश। लेकिन अगर आप सेल्फिश होना चाहते हो तो रखो अपना पैसा, वाई कीप योर मनी, हाँ हाँ अपना पैसा अपनी जेब में क्यों नहीं रखते। और ये बोलते हुए पोएट को गुस्सा आ जाता है। क्रॉसली का मतलब क्या है? पोएट हो गया यहाँ पे गुस्सा। ही सेज दिस थिंग वेरी क्रॉसली, क्रॉस का मतलब ये होता है गुस्सा, ठीक है। तो ही सेज दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग, वो कहता है चले जाओ यहाँ से, मत खरीदो कुछ भी, तुम तो सेल्फिश लोग हो। अब पोएट यहाँ पे करना क्या चाह रहा है? इस बात को ध्यान रखना कि इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहा है कि जो भी इन लोगों पे दया करके इनसे कुछ भी खरीदता नहीं है, जो भी इन लोगों पे दया करके इनको पैसा देता नहीं है, वो क्या है? सेल्फिश व्यक्ति। इस बात को ध्यान में रखना अभी, क्योंकि आगे बात बदलने वाली है। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। पोएट कहता है कि यार ये सीनरी, ये माउंटेन सीन बिगड़ा, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। पोएट सेज कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। लेकिन उसको एक चीज से प्रॉब्लम है, वो क्या है? ट्रस्टिंग सॉरो। ट्रस्टिंग सॉरो का क्या मतलब है? ये जो हमारा रोड साइड स्टैंड का ओनर है ना, इसने बहुत फेथ के साथ दुकान खोली है। क्या फेथ है उसको? दैट ही विल अर्न, ठीक है। उसने विश्वास किया है कि वो फल बेच पाएगा और वो कुछ कमा पाएगा, लेकिन एंड में उसको क्या मिलता है? सिर्फ सॉरो, सिर्फ दुख मिलता है, ठीक है। और व्हाट इज अनसेड, वो आपसे कहता नहीं है कि आप उससे खरीदो ही खरीदो, वो आपसे अपनी उम्मीदें शेयर नहीं करता, लेकिन एक सॉरो है उसके मन में रह जाता है। हियर फार फ्रॉम सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से इतने दूर हम अपनी छोटी सी दुकान डालते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम क्या चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा शहर का पैसा हाथों में फील करने को मिल जाए। यहाँ पे शहर के पैसे से क्या मतलब है? गुड मनी, अच्छा खासा पैसा। वो 10-20 रुपया कमाना नहीं चाहते दिन का, वो 100 रुपया कमाना नहीं चाहते दिन का, वो चाहते हैं कि वो दिन में 1000, 2000, 3000 रुपए कमाए। वो अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को क्या करें? अच्छा करके देखें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, यानी दे वॉन्ट टू टेस्ट, वो देखना चाहते हैं कि क्या उनकी किस्मत में है कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कर सके? इम्प्रूव कर सके, ठीक है। इम्प्रूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या उनके साथ भी ऐसा होगा, क्या किस्मत उनके ऊपर मेहरबान होगी, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर्स से क्या मतलब है? फिल्में, ठीक है। तो फिल्मों ने जो प्रॉमिस किया है, फिल्मों ने ही लोगों को एक्सपोज किया एक ऐसी लाइफ से जिसके अंदर पैसा है, जिसमें लोगों को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझो, लोगों के पास हमेशा से पैसा नहीं रहा और पैसे के साथ साथ लोगों के पास हमेशा से सपने नहीं रहे। लोगों को सपने किसने दिए? इन पिक्चरों ने। लोगों ने सिखाया कि मूवीज के अंदर जैसे लोग रहते, मूवीज ने सिखाया कि देखो लोगों के पास पैसा हो सकता है, कि लोगों के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो चीज़ें खरीदे अपने मन से, ठीक है। दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है। कैसी जिंदगी जीनी है? जैसा मूवीज में बताया जा रहा है। कैसी जिंदगी जीनी है? जैसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट हमें जीने नहीं दे रही।
पार्टी इन पावर यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो पार्टी इन पावर का मतलब क्या हुआ, पार्टी इन पावर का मतलब हुआ गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट के लिए कहीं पे भी तुम चले जाओ देश दुनिया भर में, कहीं की भी गवर्नमेंट होगी, उसके लिए ऑपोजिशन क्या कहेगा, हमेशा यही कहेगा लोगों से कि आप तो अमीर हो सकते हो, पर ये जो सरकार है ना, ये जो पार्टी इन पावर है ना, ये आपको अमीर नहीं होने दे रही। इट इज कीपिंग यू, कीपिंग फ्रॉम अस का मतलब क्या है, हमसे दूर रख रही है। इट इज कीपिंग मनी अवे फ्रॉम यू, वो तुमको अच्छी जिंदगी जीने नहीं दे रही। कौन, सरकार। तो पोएट कहता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने दुकान डाली है ना, इनको उम्मीद है कि इनको वो पैसा मिलेगा, इनको वो लाइफ जीने को मिलेगी जो मूवीज में देखते हैं, और इनको वो लाइफ जीने को मिलेगी जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार उन्हें जीने नहीं दे रही। ठीक है, नेक्स्ट। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. क्या मतलब है इन लाइन्स का, ऐसा सुनने में, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, के जो बेचारे लोग हैं, ठीक है, जिन पे आपको दया आ सकती है, पुअर पीपल, ये जो गरीब लोग हैं, किन का क्या मतलब होता है, फैमिलीज, ये जो पुअर कम्युनिटी है, ये जो पुअर फैमिलीज है, इनको क्या किया जाएगा, इनको खरीद लिया जाएगा। इनको खरीद लिया जाएगा मतलब इनकी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी, इनके घर इनसे छीन लिए जाएंगे। हो सकता है हाईवे के आसपास कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना हो, कोई फैक्ट्री डालनी हो, ऐसा ही होता था। ठीक है, ऐसे ही होता था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करने जाएगा तो वो किसी की ज़मीन हथियाएगा। ठीक है, तो ऐसा सुनने में है कि इन गरीब परिवारों को खरीद लिया जाएगा, यानी इनकी ज़मीनें इनसे ले ली जाएंगी, इन पे दया की जाएगी, मर्सीफुली इनको गैदर किया जाएगा, सबको इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पे मर्सीफुली गैदर्ड इनका मतलब क्या है, रिलोकेटेड, इनको यहाँ से हटाया जाएगा और कहीं और ले जाया जाएगा, रिलोकेटेड। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यहाँ पे लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। इन लाइन्स का मतलब क्या है कि सरकार ने या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उन्होंने इनसे वादा किया है कि अब आपकी ज़िंदगी की चिंता आपको करनी ही नहीं है। ठीक है, people have promised them that they do not need to worry for themselves anymore। ठीक है, कि उनको खुद के बारे में चिंता ही नहीं करनी है। वाई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे उपकार होने वाले, दे विल बी हेल्प्ड। अब इसका क्या मतलब है, पोएट यहाँ पे कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर क्या की जाएगी, अब चैरिटी, क्या की जाएगी, चैरिटी। पोएट थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि चैरिटी करनी चाहिए, उन्होंने क्या कहा था, जो लोग इन लोगों पे दया करके इनसे सामान नहीं खरीदे वो तो बुरे लोग हैं। इसका मतलब इनकी मदद करने वाले, इन पे चैरिटी करने वाले लोग कौन होंगे, अच्छे लोग होंगे। लेकिन अगली ही लाइन में पोएट इन लोगों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करता है, ग्रीडी गुड डूअर्स। क्या वर्ड यूज करता है, ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। ग्रीडी गुड डूअर्स, गुड डूअर तो आप समझते हैं अच्छा करने वाला, ग्रीडी का मतलब तो होता है लालची। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी का अच्छा कर रहा है, क्या वो लालची हो सकता है? इसका मतलब जो लोग इनकी मदद करने का दावा कर रहे हैं, पीपल हु आर क्लेमिंग टू हेल्प दीज पीपल हु हैव सेड दैट यू डू नॉट नीड टू थिंक ऑफ योरसेल्व्स एनीमोर, पीपल हु आर गोइंग टू डू चैरिटी ऑन देम, दे आर नॉट एक्चुअली गुड डूअर्स। वो ग्रीडी हैं जो सिर्फ गुड डूअर बनने का नाटक कर रहे हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी हंटर्स, वो जानवर जो दूसरों को मार के खा जाते हैं। बेनिफिसेंट यानी काइंड। तो क्या शिकारी कभी काइंड हो सकता है? दूसरे को मार के खाने वाला कभी काइंड हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये लोग इनका शिकार करने आए हैं, लेकिन ये दिखना चाहते हैं काइंड। ठीक है, इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है, जक्स्टापोजिशन ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये लालची लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, ये शिकारी लोग काइंड बनने का नाटक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में इनको इन लोगों की चिंता नहीं है, इनको इनसे कुछ फायदा उठाना है। इसको कहा जाता है बेटा अल्टीरियर मोटिव्स। क्या कहा जाता है? अल्टीरियर मोटिव्स। अल्टीरियर मोटिव्स का मतलब होता है छिपे हुए मंसूबे, कि आप दिखा कुछ रहे हो लेकिन असल में आपके हिडन एजेंडा है। ठीक है, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits। क्या मतलब है? swarm over their lives यानी इनकी जिंदगी पे मंडराते हैं। swarm क्या होता है? मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, वो जब उड़ता है उसको swarm कहा जाता है।
तो ये जो गुड डूअर्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये इन गरीब लोगों की ज़िंदगी पे मंडराएंगे, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनका फ़ायदा ज़बरदस्ती करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? ये गरीब लोग बोलते रहेंगे भाई हमको हमारा फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमारे फ़ायदे में तुम्हारे अल्टीरियर मोटिव्स हैं। हमें पता है कि इस चैरिटी में हमारा नुकसान है। हमें पता है कि तुम हमारे ऊपर काइंड नहीं बन रहे हो, तुम हमारा शिकार करने हो। लेकिन जो इनके ऊपर आ गए हैं, वो इनको बोलेंगे अरे कैसे लोग हो तुम, अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे हो। ज़बरदस्ती वो उनका बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असल में ये बेनिफिट्स उनके नहीं, ये बेनिफिट इन ग्रीडी गुड डूअर्स के हैं। कैसे बेनिफिट्स हैं? दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। अब इससे क्या कहना चाहता है पोएट? देखो इस बात को समझो ध्यान से। पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो बेनिफिट्स होंगे ना, ये इस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे कि धीरे धीरे इन गरीबों की काम करने की आदत छुड़वा दी जाए। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे, इनको ले जाएंगे, इनको सारी सुविधाएं देंगे, सब कुछ देंगे, इनको फ्री का पैसा देंगे, फ्री का खाना देंगे, और फिर जब कुछ समय बाद ये आलसी हो जाएंगे, ये काम करने की आदत भूल जाएंगे, मेहनत भूल जाएंगे, अपने विचार भूल जाएंगे, अपने सपने भूल जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, देखो हम, तुम कब तक हमसे मुफ्त का लेते रहोगे, तुम कितने लालची हो, तुम कितने आलसी हो, तुम कितने यूजलेस हो, और फिर उन्हें धीरे से ये बेनिफिट्स देना बंद कर देंगे। ये बहुत पुरानी टेक्निक होती है। अगर किसी भी कम्युनिटी को बर्बाद करना हो तो पहले उसे मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें दो, बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में दो, और फिर उसके बाद बोलो कि तुम मुफ्त का लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और फिर उससे वो चीज़ें वापस से छीनने लग जाओ। ये हर कोई आपके साथ करेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज शुरू में आती हैं, they give you a lot of discounts, they give you a lot of benefits, you get habitual of using those benefits and then they start charging you for it। ठीक है, तो इसी तरीके से ये अच्छे दिखने वाले लोग इन लोगों से इनके घर ले लेंगे, इस रोड साइड स्टैंड ओनर को वहाँ से हटा देंगे, उसके ऊपर कुछ दिनों तक ज़बरदस्ती उपकार करेंगे, एंड देन जब वो व्यक्ति काम करना भूल जाएगा, लड़ना भूल जाएगा, तब उस पर उपकार करना, चैरिटी करना बंद कर देंगे। क्या लिखा है? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर उनको ये सिखा के कि काम छोड़ दो, पूरे दिन आराम करो, उनको दिन दिन भर सोने की आदत डाल के डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। एंशिएंट वे क्या थी कि दिन में मेहनत करेंगे, रात को थक के सो जाएंगे। अब इनके साथ क्या करते हैं, इन्हें दिन भर काम नहीं करने देते, रात को ये थकते नहीं हैं, रात को सोते नहीं, और रात भर फिर ये कभी कभी डर के सोचते हैं कि जिस दिन ये चैरिटी आना बंद हो जाएगी उस दिन हम क्या करेंगे, और एक दिन वाकई ये चैरिटी आना बंद हो जाएगी। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। bear का मतलब होता है tolerate। पोएट सोचता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद ही टॉलरेट कर पाऊँ द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बेटा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। पोएट का क्या कहना है कि रोज वो देखता है कि जो दुकानदार है ये एक बच्चे के समान लॉन्गिंग यानी डिजायर, उम्मीद, होप, क्या आएगा यहाँ पे, लॉन्गिंग यानी डिजायर या होप, एक बच्चे के समान उम्मीद से दुकान खोलता है कि आज तो कुछ बिकेगा, आज मैं पैसा कमाऊंगा, भले कल मैंने कुछ नहीं कमाया, आज मैं कमाऊंगा। और हर शाम क्या होता है, उसकी उम्मीद वेन हो जाती है, यानी वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? वेस्ट, क्योंकि कोई उससे कुछ खरीदता ही नहीं है। हर रोज वो दुकान खोलता है, बिना कुछ बेचे वो दुकान बंद कर देता है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। पोएट कहता है मुझसे ना ये देख के बर्दाश्त नहीं होता। कारण क्या है? रोज दुकान बेचारा बंद करता है और अगली सुबह फिर वो खोल लेता है, इस उम्मीद में कि वापस कुछ बेचूंगा। बिल्कुल जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, इसलिए उसकी डिजायर को क्या कहा गया है? चाइल्डिश कहा गया है। पोएट रोज ये देखता है, उसको लगता है मुझसे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। आप कभी किसी ऐसी दुकान के आसपास से गुजरिएगा जिससे कभी कोई कुछ खरीदता नहीं है। आप मार्केट जाएंगे, आपको कई बार ऐसी दुकानें दिखेंगी, दो दुकानें अगल बगल में, दोनों स्वीट्स बेचती हैं, लेकिन एक दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, देयर आर कस्टमर्स क्यूइंग अप, लाइनिंग अप फॉर वन शॉप, और उसी के बगल में दूसरी दुकान पे कोई है ही नहीं। या एक ऐसी दुकान है जहां दिन दिन भर ग्राहक नहीं आते। यू विल फील द सैडनेस, आपको उस दुकानदार की सैडनेस फील होगी। वो सैडनेस कहाँ मंडराएगी? उस दुकान के दरवाजे के पास। लर्क्स का क्या मतलब है? मंडराना। लर्क्स का मतलब है मंडराना। नियर द ओपन विंडो देयर,
ये जो सैडनेस है इस दुकान की खिड़की के आसपास मंडराती है, क्योंकि इसने अपनी दुकान को दुकान जैसा नहीं बनाया, इसकी घर की खिड़की खोल के वहीं पे टेबल लगा के सब कुछ बेचने की कोशिश करता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पर। अब जैसे विंडो के दरवाजे खुले हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने हाथ खोल रखे हैं और वो प्रे कर रहा है। ठीक है, और क्या प्रे कर रही है वो दुकान प्रे कर रही है स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स के लगने की आवाज है, यानी कोई गाड़ी के रुकने की आवाज है। ठीक है, स्क्वील का मतलब क्या हुआ, साउंड। गाड़ी रुकती है तो ऐसी आवाज आती है ना स्क्वीलिंग की, तो साउंड ऑफ ब्रेक्स, साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कि जितनी ये सेल्फिश कार्स जो गुजर रही हैं यहाँ से, उनमें से कोई तो रुके। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइजेस आर, कि कोई आए और पूछे कि भैया ये फल कितने में दिया। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, वहां पे आपको देखना जो दुकानदार है वो देखते ही खुश हो जाता है ग्राहक को। अगर ऐसी दुकान है जहाँ पे ग्राहक अक्सर आते नहीं है तो दुकानदार दूर से आते हुए ग्राहक को देख के खुश हो जाता है, उसको लगता है कि अब मैं कुछ बेच पाऊंगा। और आप सोचो कि वो ग्राहक आके आपसे कुछ खरीदे नहीं बल्कि कोई इररिलेवेंट सी फालतू की बात करके चला जाए। वही होता है। वन डिड स्टॉप, एक कार रुकी, पर उसने क्या किया, सिर्फ प्लो अप ग्रास की, यानी वो कार रुकी, उसको ये दुकान के आगे का जो यार्ड था, दुकान के आगे जो जमीन थी, उसको यूज करके यू टर्न लेना था। आप हाईवे पे कभी भी सीधे हाईवे पे यू टर्न नहीं लोगे ना, आप सड़क से उतर के पास वाले जो ग्राउंड है, जो भी थोड़ी सी जमीन है, उससे राउंड लोगे। तो एक कार रुकी और उसने क्या किया, उसने दुकान के आगे के हिस्से से यू टर्न ले लिया। ठीक है, पर दुकानदार की उम्मीद क्या हो गई थी, एकदम बढ़ गई, और फिर जैसे ही वो कार गई एकदम उम्मीद खत्म हो गई। एंड अनादर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक कार रुकी, वहां से उतरा व्यक्ति, खिड़की तक आया, तो इसको क्या लगा, अरे वाह अब तो मैं कुछ बेचूंगा, ये तो खिड़की तक आ गया। और उसने आके पूछा, अब भैया ये पलासिया कहाँ तक आएगा, यानी उसने पूछा कि भैया मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां का रास्ता आप बता सकते हैं क्या। तो वेट वेयर इट वॉज बाउंड, यानी जहाँ पे जाना उसका डेस्टाइंड था, उसने व्यक्ति ने रुक के ये पूछ लिया। एंड अनादर टू आस्क दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। गैस का मतलब होता है यहाँ पे गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब क्या होता है, पेट्रोल। अमेरिकन इंग्लिश में फ्यूल को, पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है। तो एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और आके पूछा कि भैया वो आप पेट्रोल बेचते हो क्या। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट सी। पोएट को गुस्सा आता है, बोलता है अरे यार ये कार वाले को दिख नहीं रहा था कि ये बेचता ही नहीं है, ये पेट्रोल थोड़ी बेचने बैठा है। पोएट को हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है उन ग्राहकों पे जो इससे कुछ लेते नहीं है। थोड़ी देर पहले पोएट को उन पे गुस्सा आ रहा था जो इन लोगों की मदद करने आए थे। पोएट के मन में एक बहुत बड़ी डिलेमा है। वो डिलेमा क्या है, पोएट को ये पता है कि अगर इन लोगों की मदद एक बार में कर दी जाए, यानी एक बार में इन पे खूब सारी चैरिटी कर दी जाए, इनको खूब सारा पैसा दे दिया जाए, तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। इनके ऊपर आपने खूब सारी चैरिटी कर दी, काम करना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे, कुछ दिनों बाद वापस पैसा खत्म हो जाएगा और ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पोएट को अब मन में क्या आता है, लास्ट स्टैंजा में पोएट के मन में आता है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। वो कहता है कि नहीं यार, कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं होता है, कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरियाज। ठीक है, नहीं रूरल एरियाज में उतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, सही बात है, गांव में उतना पैसा नहीं आएगा सर्कुलेशन में। मैं ये नहीं कह रहा आपकी जमीन है, होंगी बहुत जमीनें होंगी, लेकिन गांव में सर्कुलेशन में उतना पैसा नहीं आएगा जितना बड़े शहरों में। रूरल एरियाज की स्केल ऑफ गेन कमाने में उतना ज्यादा जितना रिक्वायर्ड है, रिक्विसाइड का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उतना पैसा है ही नहीं सर्कुलेशन में। ठीक है, कि आप किसी की आत्मा को लिफ्ट कर सको, यानी किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सको। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। पोएट कहता है हो सकता है ये उसका ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन अक्सर रूरल एरियाज के लोग, गांव के लोग, इस रोड साइड स्टैंड का मालिक उससे यही कहता है कि इतना पैसा ही नहीं है मार्केट में। आई कांट हेल्प ओनिंग। ओनिंग का मतलब होता है यहाँ पे एडमिटिंग। पोएट कहता है मैं मानना चाहूंगा कि अभी तक मैं जिस बात को गलत कह रहा था मेरे मन में भी वही बात आ रही कि मैं वैसा करूं। पोएट कहता है कि अभी तक मैं चैरिटी करने को गलत मान रहा था, लेकिन अब मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, मुझे बहुत आराम मिलेगा अगर मैं एक झटके में एट वन स्ट्रोक
टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, अगर मैं एक झटके में इन लोगों को उनके दुख से बाहर कर सकूं। यहाँ पे एट वन स्ट्रोक के दो मतलब है वैसे, है ना। कई स्कूल्स में ऐसा सिखाया जाता है कि पोएट इन सबको एक झटके में मार देना चाहता है। वो कह रहा है कि यार ये लोग कभी कमा नहीं पाएंगे, ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको एक झटके में मार के इनको इनके दर्द से एक साथ बाहर कर सकूं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पोएम का ये मतलब है कि पोएट एक झटके में इन लोगों को खूब सारा पैसा दे देना चाहता है ताकि ये आराम करने लग जाए, कुछ लाइफ एंजॉय करने लग जाए। लेकिन पोएट खुद इस बात को थोड़ी देर पहले गलत मानता था। अब दोनों ही बातें, इनको मार डालना या इन्हें बहुत सारे पैसे एक झटके में दे देना, दोनों ही बातें अपने आप में क्या है, गलत है। इसलिए पोएट कहता है कि नेक्स्ट डे, अगले दिन ये करने के बाद मैं वापस से क्या होऊंगा, होश में आ जाऊंगा। सेन, सेन इज द ऑपोजिट ऑफ इनसेन, इनसेन यानी पागल, सेन यानी समझदारी। तो सेंसेस, सेन का मतलब क्या होगा, सेंसेस। जब मैं अगले दिन अपने सेंसेस में आऊंगा, जब मुझे होश आएगा, तब मुझे बड़ा दुख होगा कि मैंने इन लोगों के साथ क्या किया, इन्हें मार डाला या इन्हें खूब सारा पैसा देके बर्बाद कर दिया। तो कहता है कि तब मैं कल्पना करूंगा कि तुम आओ और मुझे मेरे दुख से निकालो, पर कैसे, ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, पर तुम मुझे मेरे दर्द से एक झटके में मत निकालो, धीरे धीरे निकालो। यानी पोएट ये कह रहा है कि एक झटके में किया गया कोई भी सॉल्यूशन सही नहीं होता। इन लोगों को एक साथ पैसा दे देना भी सही नहीं है, इन लोगों को मार डालना भी सही नहीं है। इनकी स्थिति सुधारने का एक ही तरीका है कि इन पे धीरे धीरे इनसे चीज़ें खरीदी जाए, इन्हें सशक्त बना जाए, कि इनकी इकोनॉमी को एम्पावर किया जाए, ना कि इन्हें भीख में बहुत सारा पैसा दे दिया जाए। तो पोएट खुद के साथ चाहता है कि जब मेरे मदद करने आओ तो एक झटके में मदद मत करना। आई गेस तुमको ये पोएम समझ में आ गई होगी।